जी मेरी आवाज आ रही है ना बेटे आपको क्लियरली? यस सर, आ रही है। ठीक है दैट्स राइट। चलें जी हम स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर जो लोग भी हैं वो मे बी लेटर ऑन रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे या जैसे भी है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग the use of high temperature in the process of preservation of food। ठीक है, तो हमने सीरपिंग एंड ब्राइनिंग तक डिस्कस कर लिया था, जो हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है और पेज नंबर 35 है। तो आज हमने उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है, दैट इज लिडिंग एंड क्लेंचिंग। ठीक है, अच्छा तो जनाब अब हम लिडिंग एंड क्लेंचिंग में करते क्या है? सो लिड क्या होता है? कैप, ढक्कन को कहते हैं हम, जो किसी भी कैन का आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, और क्लेंच करना क्या होता है? अटैच करना, फर्मली अटैच करना प्रॉपर्ली, सो दैट हमने कैन में जो भी कंटेंट्स डाले हैं, लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं, जो भी चीज हमने कैन में डाली है, सो दैट वो उसमें से गिरे ना, तो उसको, इस प्रोसेस को हम क्लेंचिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब हम कैन के अंदर सिरप या ब्राइन को फिल कर लेते हैं तो हम लिड को ऊपर प्लेस कर देते हैं, उसको सील नहीं करते, सिर्फ प्लेस करते हैं। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम लिडिंग कह रहे हैं। लेकिन जो नेक्स्ट हमने इससे स्टेप करना होता है, जिसको हम एग्जॉस्टिंग कहते हैं, उस स्टेप के अंदर डेंजर ये होता है कि हमारा जो लिड है, जो कैप है, जो हमने ऊपर उसको जिस चीज से क्लोज किया है, दैट में फॉल, और अगर वो गिर जाएगा, ढक्कन टूट जाएगा, गिर जाएगा, तो जाहिर है जो भी कंटेंट्स हमने डाले हैं, जो भी फूड है बीच में हमारे कैन के, वो सारे का सारा वेस्ट हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो डेफिनेटली जाहिर है हम वो नहीं चाहते, और कोई पॉइंट नहीं है ऐसा होने में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक प्रोसेस करती हैं जिसको हम क्लिंचिंग कहते हैं। ठीक है, क्लिंचिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि हमने लिड से कैन को सिर्फ क्लोज नहीं करना, बल्कि उसके साथ यूजिंग अ मशीन हमने उस लिड को फर्मली अटैच कर देना है। ठीक है, सो दैट अगर वो जो फर्दर जो भी हमने प्रोसेसिंग, जैसे मैंने बताया एग्जॉस्टिंग एंड वैक्यूमिंग, नेक्स्ट जो स्टेप हमने करना है, सो दैट जब वो हम स्टेप करें तो उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो स्पिल ना करें, वो गिरे ना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्लिंचिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज एग्जॉस्टिंग एंड वैक्यूमिंग। अच्छा, अब होता यह है कि जो भी हमारे कैंड कंटेंट्स होते हैं ना, जो फूड हमने डाला हुआ होता है, उनके बीच में स्पेसेस होती हैं, और उन स्पेसेस के बीच में एयर अनट्रैप्ड होती है। अच्छा, अब वो जो एयर है उसके हमें सर्टन डिसएडवांटेजेस हैं, उसके सर्टन ड्रॉबैक्स हैं। वो क्या है? सबसे पहला काम तो ये हो सकता है कि वो जो टिन प्लेट है उसकी करोजन हो सकती है। किसकी करोजन? वो जो टिन, जो मटेरियल है कैन का, उसकी करोजन हो सकती है। सेकेंडली ये कि आपको पता है कि जब भी फूड व्हेनेवर इट कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फूड इज स्पॉइल्ड एंड इट इज रेंडर्ड अनफिट फॉर फर्दर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस। ठीक है, और थर्डली जब वो एयर प्रेजेंट होती है कैन के अंदर, तो उसकी वजह से बैक्टीरियल स्पोर्स भी, उनको भी एक सूटेबल जाहिर ऑक्सीजन मिल जाती है और सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाती है जहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं। तो जाहिर जब बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो वहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है कि फूड जो हमारा है उसकी स्पॉइलेज होगी। ठीक है, सो विच मीन्स कि ये तीनों इतने बड़े ड्रॉबैक्स हैं कि इन तीनों ड्रॉबैक्स की बेसिस के ऊपर कैन के अंदर किसी भी किस्म की कोई एयर को छोड़ना, that is not a good decision. So we don't want any type of air inside the can। हम नहीं चाहते कि कैन में कोई किसी टाइप की एयर मौजूद हो। ठीक है, तो इस एयर को रिमूव, ऑब्वियसली एग्जॉस्ट, घर में जो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है वो क्या करता है, वो जो जैसे हम किचन में लगा होता है तो गर्म हवा को बाहर फेंक रहा होता है ना, तो बिल्कुल उसी से वो टर्म है एग्जॉस्टिंग। सो वो हम उस एयर को जो रिमूव करते हैं इसी तरह के एग्जॉस्ट लगा के, उस प्रोसेस को हम एग्जॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह हम एयर को वैक्यूम के थ्रू भी रिमूव कर सकते हैं। हम कैन के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देंगे और उस वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से एयर जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, और उसकी वजह से हमारा जो फिर फूड कंटेंट्स हैं, जो कैंड फूड है, वो खराब नहीं होता। अच्छा, एग्जॉस्टिंग के लिए हम डिफरेंट टाइप्स का इक्विपमेंट यूज कर रहे होते हैं।
एक दो तीन टाइप का होता है जो कॉमनली हम यूज करते हैं। एक को हम केबल एग्जॉस्ट बॉक्स कहते हैं। सो एक सिंपल एग्जॉस्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर नैरो मेटल बॉक्स लगा हुआ होता है, उसके बीच में से एक स्टील की केबल गुजर रही होती है, ठीक है। और उस केबल में केबल या बेल्ट आप कह लें, उस बेल्ट के अंदर बेसिकली कैन्स होते हैं, ठीक है। तो वो उसमें से गुजरते जाते हैं और उनमें से एयर रिमूव होती जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर जनाब इसी तरह से एक और हमारे पास होता है, उसको हम डिस्क एग्जॉस्ट बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर एक वही उसी तरह का मेटल बॉक्स होता है और उसके अंदर देयर आर डिफरेंट मेटल डिस्क, वो उसके अंदर फिट हुई भी होती है, ठीक है। और उन डिस्क के ऊपर कर्व्ड आयरन रॉड्स होते हैं, ठीक है। और वो उसी तरह से कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वहां से गुजरते जाते हैं और वो उसमें से एयर को रिमूव करते जाते हैं, ठीक है। जो एग्जॉस्टिंग का टेम्परेचर है करंटली जो हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं फ्रूट्स के लिए, वो 82 टू 96 डिग्री सेल्सियस है, जो एग्जॉस्ट बॉक्स के अंदर का इन्हीं टेम्परेचर होता है, ठीक है। और जैसे ही हमारा जो कैन है वो 77 से 82 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचता है तो वहां पे उसमें एग्जॉस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब कितनी देर के लिए हमने कैन को एक्सपोज करना है उस इक्विपमेंट से, जो एग्जॉस्टिंग इक्विपमेंट है, वो डिपेंड करता है कि हम किस प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो डिपेंड करता है कि हमारा कंटेनर किस टाइप का है, जो कैन है यानी कि वो किस टाइप का है। और नंबर थ्री, वो डिपेंड करता है कि कैन या कंटेनर का साइज कितना है, ठीक है। इन तीन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। और इसी तरह से कुछ डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर्स आपको दिए हुए हैं पेज नंबर 42 पे। अगर आप जाएं अपनी बुक के, या 43 पे जाएं, तो आपको कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, बस एक बार आपने पढ़ लेना है कि इनका एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर कितना है और कितनी देर के लिए हम इनको एक्सपोज कर रहे हो। अच्छा जी, फिर घरों के अंदर, ये तो इंडस्ट्रियल लेवल पे बात होगी ना, घरों के अंदर हम एयर रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो देयर आर वन और टू ऑप्शंस बेसिकली। सो पहला काम हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारा प्रिपेयर्ड मटेरियल है, लेट्स से मैंगो के पीसेस हैं या एप्पल के स्लाइसेस पड़े हुए हैं, हमने उनको एक वेसल में डाला और उसके अंदर हमने सिरप ऐड किया और उसके बाद जो डिजायर्ड हमारा टेम्परेचर है, जो जैसे अभी हमने डिस्कस किया 82 टू 96 डिग्री सेल्सियस, वहां तक हमने उनको हीट किया। और फिर वो जो हीटेड ही कंटेंट्स हैं उनको हमने कैन में या जार में डाल दिया, गरम गरम ही हमने उसको डाल दिया, ठीक है। और डालते साथ ही हमने उसको सील कर देना, उसको क्लोज कर देना। और जाहिर है जब आप गर्म फूड को सील करेंगे, फौरन से एयर टाइट क्लोज कर देंगे, तो वो आपको सरफेस के ऊपर स्टीम जमा होती हुई नजर आएगी, ठीक है। और वो वहां पे वैक्यूम, जब वो ठंडा होगा आहिस्ता आहिस्ता, तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और उस जो भी एयर है वो सारी उसमें से ऑलरेडी इंट्रैप्ड एयर सारी निकल चुकी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर हम ये कर सकते हैं कि फूड को हमने एक कंटेनर में डाला, उसके अंदर सिरप या ब्राइन जो भी हमने है वो ऐड किया और उस कंटेनर को हमने पानी के नीचे रख दिया, वाटर बाथ लेके कोई, या सिंपल एक एक बर्तन के अंदर आप पानी डालें और उसके अंदर उस कैन को, उस जार को आप डाल दें, ठीक है। और आपने जो वाटर लेवल है वो तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर उस कैन या जार के ऊपर रखना है, यानी कि कैन या जार आपका कम से कम पानी के अंदर 2.5 सेंटीमीटर तक डिप हो, ठीक है। और फिर आपने उस वाटर को हीट करना है, डिजायर्ड टेम्परेचर वही जो 82 टू 96 डिग्री सेल्सियस है, और जो भी टाइम, जैसे वो दो टेबल्स अभी हमने देखे हैं पेज नंबर 42 और 43 पे, तो उस टेम्परेचर और उस टाइम के लिए आपने उसको हीट करना है और फिर आपने हीट करते साथ ही उन कंटेनर्स को एयर टाइट सील कर दें, ठीक है। तो इस तरह से करके आप घरों पे भी किसी हद तक एग्जॉस्टिंग और वैक्यूमिंग इफेक्टिवली कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज सीलिंग ऑफ कैन्ड फूड्स। तो जैसे ही एग्जॉस्ट बॉक्स से कैन्स बाहर आते हैं, हम उनको हर्मेटिकली सील कर देते हैं। वो मैंने आपको बताया था डबल सीमर, हम प्रैक्टिकल में जो पढ़ रहे थे इक्विपमेंट, सो हर्मेटिक सीलिंग के लिए हम उस इक्विपमेंट को यूज करते हैं। हर्मेटिक सीलिंग मैंने बताई थी कि जो हम एयर टाइट सीलिंग करते हैं, ठीक है।
तो उसके थ्रू हम इसको सील करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हीट प्रोसेसिंग। सो कैनिंग के अंदर जो हम हीट प्रोसेसिंग लेते हैं वो हम फूड को एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करते हैं एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम के लिए, सो दैट जो भी फूड कंटेंट्स हमने उसमें ऐड किए हैं दे बिकम स्टेबल और उनके अंदर कोई भी पैथोजेनिक या स्पॉइलेज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी भी तरह के उसको फूड को डैमेज ना कर। ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर नॉर्मली मॉइस्ट हीट को हम यूज कर रहे होते हैं सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो डिस्ट्रॉय कर सकें। स्टरलाइजेशन भी हम यूज कर रहे होते हैं। स्टरलाइजेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम लिक्विड फूड्स को पढ़ रहे थे कि किस तरह से पास्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन और उनका डिफरेंस भी हमने देखा। अच्छा, अब जो एक प्रॉब्लम आता है हीटिंग के साथ वो ऑब्वियसली ये है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं विच आर सेंसिटिव टू हीट, और जनाब जब हम कैंड कंटेंट्स को हीट करते हैं तो ठीक है, द फूड बिकम स्टेबल और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं काफ़ी इफेक्टिवली, लेकिन एट द सेम टाइम प्रॉब्लम फिर ये भी आता है कि न्यूट्रिएंट लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इवेंचुअली एक फूड प्रोसेसर का या इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियली लोग जो हैंडल कर रहे हैं फूड को, उनका एक टारगेट ये होता है कि दे वांट टू हिट अ बैलेंस जहाँ पे मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएं, फूड को हम मोस्ट इफेक्टिवली माइक्रोबियल स्पॉइलेज से प्रिवेंट भी कर पाएं, और दूसरे नंबर पे न्यूट्रिएंट्स को भी हम कम से कम अफेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इस जो जो कंडीशन, जो बैलेंस को हम हिट करने की कोशिश करते हैं, इसको हम हीट प्रोसेसिंग या कमर्शियल स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। यानी सिंपली स्पीकिंग कमर्शियल स्टरलाइजेशन या हीट प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, अगर आपसे कोई पूछता है, it's a process whereby we try to destroy as many microorganisms as practically possible with minimum damage to food quality and nutrients। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कमर्शियल स्टरलाइजेशन या फिर हीट प्रोसेसिंग हम कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हीट प्रोसेसिंग हम करते हैं इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली हो गया कि हमारा जो हेल्थ हैजर्ड्स हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकें। हेल्थ हैजर्ड्स किस चीज़ से आ रहे हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ से आ रहे हैं। सेकेंड जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि हम फूड को एक ऐसे टेम्परेचर पे रखें जहाँ पे उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि हीट प्रोसेसिंग करने से हमारा जो फूड है उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर और उसका जो एक विजुअल अपील है दैट कैन बी इनहेंस्ड। ठीक है, और लास्टली ये है कि बहुत सारे फूड्स के केस में जैसे मीट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गई, उनको अगर हम हीटिंग करके कैन करते हैं या पैक करते हैं, सील करते हैं, तो उसके बाद कुकिंग टाइम जो उनका है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आप बहुत सारे घरों में आजकल हम यूज करते हैं रेडी टू ईट फूड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको लेट्स से सूप है, पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है आजकल, तो आप क्या करते हो, आप सिंपली उस फूड को आपने 2 मिनट के लिए वाटर बॉईल किया और आपने वो सूप का पैकेट लेके आए, आपने वो पैकेट ओपन किया, उस बॉइलिंग वाटर के अंदर वो पैकेट डाल दिया और 5 मिनट या मे बी 3-4 मिनट आपने उसको कुक किया एंड नाउ इट इज रेडी टू बी कंज्यूम्ड। वेयर एज अगर आप ट्रेडिशनल वे से सूप बनाने जाओ तो ऑब्वियसली इट टेक्स 2 to 3 आवर्स मिनिमम। ठीक है, तो ये वो वाली बात हो रही है कि अगर हम सर्टन फूड्स को हीट कर दें तो उनका जो कुकिंग टाइम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये फिर डिबेट अलहदा है
अभी हम वो डिबेट नहीं करें कि हेल्दियर ऑप्शन कौन सी है और क्या रेडी टू ईट फूड्स या हाईली प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को कहते हैं। तो क्या रेडी टू ईट फूड्स या रेडी टू ड्रिंक फूड्स या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, क्या वो हमारी हेल्थ वाइज अच्छी ऑप्शन है, क्या उनका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल इंटैक्ट रहता है कि नहीं है, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, अच्छा जी, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हीट प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स, ये जो हम कमर्शियल स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, इसको इफेक्ट करते हैं। देयर आर टू मेजर फैक्टर्स। फर्स्ट है जनाब लिथैलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन सा? लिथैलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड सेकंड इज हीट पेनिट्रेशन। सेकंड इज हीट पेनिट्रेशन। अच्छा, अब अगर हम लिथैलिटी की बात करें तो लिथैलिटी को फर्दर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं? लिथैलिटी को फर्दर इफेक्ट करते हैं अगेन सेवरल फैक्टर्स सच एज नेचर एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस फूड को अटैक कर सकते हैं? नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्वायरमेंटल कंडीशंस जिनके अंदर हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो फूड में है उनको हम हीट प्रोसेस करेंगे, और जो टाइम टेम्परेचर रिलेशनशिप है। तो ये सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, किस चीज़ को? लिथैलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो अब थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इन फैक्टर्स की। सबसे पहले नेचर, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, फूड प्रोसेसिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं या स्पॉइल करते हैं, इनफैक्ट कहना चाहिए द करेक्ट टर्म स्पॉइल करते हैं, वो ईस्ट हैं, मोल्ड्स हैं और बैक्टीरिया हैं। ईस्ट एंड मोल्ड्स की जो डिस्ट्रक्शन है वो जल्दी हो जाती है। बैक्टीरिया का प्रॉब्लम ये है कि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हीट रेजिस्टेंट होते हैं। जब हम फूड को हीट करते हैं तो ईस्ट एंड मोल्ड्स जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया टेक लॉन्गर टाइम बिफोर दे आर डिस्ट्रॉयड। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर ये है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं डेफिनेटली उनकी जो सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उनके थ्राइव करने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में सर्वाइव या थ्राइव कर सकते हैं। ठीक है, एज यंग सेल्स, एज ओल्डर सेल्स, एज स्पोर्स, तो उस हिसाब से भी हमें उनको टेम्परेचर को देखना पड़ता है। यंग सेल्स अगर हों तो वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कंपेयर टू ओल्डर सेल्स, मैच्योर सेल्स। फिर इसी तरह जो स्पोर्स हैं वो सबसे ज्यादा हीट रेजिस्टेंट होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो जिन फूड्स के अंदर मैच्योर सेल्स हों या स्पोर्स हों उनको हीट प्रोसेसिंग जो है वो ज्यादा देनी पड़ती है। इसी तरह से जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे किसी भी पर्टिकुलर फूड में, ऑब्वियस सी बात है कि उतनी ही ज्यादा उसको हमें हीट प्रोसेसिंग देनी पड़ेगी, उतना ही मुश्किल से वो डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, तो और आपको ये भी पता है समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई इन लॉगरिथमिक ऑर्डर। मल्टीप्लाई भी और उनकी जो डिस्ट्रक्शन होती है वो भी लॉगरिथमिक होती है। लॉगरिथमिक ऑर्डर का क्या मतलब है कि सर्टेन proportion of microbial population will die in a particular period, और वही certain proportion फिर उसी तरह से grow भी कर रही होती है। So जितना number of microorganisms ज्यादा होगा, जाहिर है उतना ही ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हम रॉ मटेरियल इनिशियली यूज कर रहे हैं कोई भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए, वो बहुत ज्यादा हेवीली कंटेमिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ना हो। अच्छा, अब इसके अंदर जनाब जो लॉगरिथमिक मैंने बताया वो बेसिकली 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह से इतनी स्पीडी ग्रोथ हो रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि 2 हैं फिर 4 हैं फिर 6 हुए फिर 8 हुए फिर 10 हुए फिर 12 हुए, ऐसा नहीं होता, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, अच्छा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फिर कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जो फूड मटेरियल की कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है।
कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होंगे या नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स अगर प्रेजेंट हो फूड में तो उनकी वजह से हीट रेजिस्टेंस इफेक्ट हो सकती है। फिर जनाब इसके अलावा अगर फूड के अंदर फैट मौजूद है या प्रोटीन्स मौजूद हैं तो वो स्पोर्स को हीट रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं, उसकी वजह से स्पोर्स को किल करना मुश्किल हो रहा होता है। शुगर अगर मौजूद है फूड्स के अंदर तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हीट टॉलरेंस को इंक्रीज कर रही होती है, खासतौर पे मोल्ड्स और ईस्ट को फिर किल करना मुश्किल होता है। अच्छा, फिर इसी तरह से फूड्स की जो पीएच है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर जो स्पोर्स हैं, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं, उनकी न्यूट्रल पीएच के करीब हीट रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। सो ऐसे फूड्स जो जिनकी पीएच न्यूट्रल के करीब है उनकी हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अच्छा, फिर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पीएच कम है, जैसे 3 के करीब हैं, उनके अंदर स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करना रिलेटिवली आसान होता है कंपेयर टू मीट और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स जिनकी पीएच 5 के करीब होती है। अच्छा, और इसी तरह जो फूड्स की पीएच 4.5 से कम होती है, जैसे ज़्यादातर फ्रूट्स हैं, उनको हम 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट प्रोसेसिंग उनकी करें तो वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हम उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, जो चिकन है, मीट है, फिश है या वेजिटेबल्स हैं जिनकी पीएच 4.5 से ज़्यादा होती है, उनका फिर अकॉर्डिंगली हमें हीट ट्रीटमेंट 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा करना। अच्छा, अब जो एसिड और हाई एसिड फूड्स हैं, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रूट्स जैसे हैं ज़्यादातर जिनका 4.5 से कम पीएच है उनको हम 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि जो फूड्स में एसिड होता है वो नेचुरली नॉन एसिड्यूरिक बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको डिसेलरेट कर रहा होता है, और अगर वो स्पोर्स 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं भी डिस्ट्रॉय होते तो एक बेनिफिट ये है कि वो जर्मिनेट नहीं कर सकते वहां पे, और जब जर्मिनेट नहीं करेंगे तो वो फूड को स्पॉइल भी नहीं कर सकते। ठीक है, प्लस ये है कि फ्रूट्स के केस में हमें एक और बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो हम सिरप ऐड करते हैं फ्रूट्स में, वो सिरप्स बेसिकली उन सिरप्स के अंदर जो माइक्रोबियल सर्वाइवल है वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें कैंड फ्रूट्स की तो सॉरी, नॉट फ्रूट्स, कैंड वेजिटेबल्स की या जो मीट प्रोडक्ट्स को हम कर रहे होते हैं कैन, तो वहाँ पे जो माइक्रोबियल सर्वाइवल है वो रिलेटिवली ईजियर, और इसी वजह से फिर उनको ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है उनको डिस्ट्रॉय करने। अच्छा, फिर जनाब इसके अलावा टाइम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप, जो जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, ईस्टर्न मोल्ड्स 100 डिग्री सेल्सियस तक या उससे इवन कुछ कम तक भी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बैक्टीरिया एंड जो बैक्टीरियल स्पोर्स हैं उनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर हम 121 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, वो वाला बैक्टीरियम जो फूड पॉइजनिंग कॉज कर रहा होता है, उनके जो स्पोर्स हैं वो लो एसिड फूड में 100 डिग्री सेल्सियस तक 330 मिनट्स के अंदर डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन अगर वही हम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करें, जस्ट 115 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं, तो उनको जस्ट 10 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। और अगर मजीद थोड़ा सा हम इंक्रीज कर दें टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, तो उनको जस्ट 2.8 मिनट्स रिक्वायर्ड होते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, और फिर ये है कि फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे उस दिन हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ लेस हार्मफुल कि अगर हम उनको इतने कम टेम्परेचर के लिए इतने कम टाइम के लिए हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करें कंपेयर टू व्हाट कि अगर हम फूड को बहुत ज़्यादा देर के लिए एक्सपोज कर रहे हैं, भले उसका टेम्परेचर कम भी हो।
तो इस केस के अंदर फिर प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम है, वो वाली अप्रोच हमारी बेनिफिशियल होती है, उसको हम यूज करते हैं रादर देन लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, जहाँ पे फूड का जो हमारा उसको हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऑल दो हीट करे होते हैं, लेकिन वो लो टेम्परेचर पे हीट करे होते हैं, लेकिन वो ड्यूरेशन इतनी लंबी हो जाती है कि वहां पे जो उसका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो तकरीबन सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारा जो टाइम टेम्परेचर रिलेशनशिप है। अच्छा, इसी टाइम टेम्परेचर रिलेशनशिप के अंदर एक टर्म हम यूज करते हैं, उसको हम थर्मल डेथ टाइम कहते हैं। ठीक है, थर्मल डेथ टाइम। सो थर्मल डेथ टाइम क्या होता है? इट इज एक्चुअली द टाइम रिक्वायर्ड to destroy microorganisms at a given lethal temperature। ठीक है, थर्मल डेथ टाइम हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय माइक्रोऑर्गेनिजम्स एट अ गिवन लीथल टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि जो टाइम हमें रिक्वायर्ड है सो दैट हम एक पर्टिकुलर फूड के माइक्रोबियल प्रोफाइल को डिस्ट्रॉय कर सकें एज पर द गिवन लीथल टेम्परेचर, यानी जो इफेक्टिव टेम्परेचर हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक फूड है, उसके अंदर अगर हम 105 डिग्री सेल्सियस तक लेट्स से अगर उस फूड को हीट करते हैं तो माइक्रोबियल लोड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो उस माइक्रोबियल लोड के डिस्ट्रॉय होने के लिए जो हमें टाइम रिक्वायर्ड है वो, जैसे अभी हमने देखा 2.79 मिनट्स हैं, अगर हम 121 तक हीट करते हैं, या कितना वो मैंने आपको बताया था प्रॉब्ली 10 मिनट्स हैं अगर हम 115 तक हीट करते हैं, और इस तरह से। सो दैट इज नोन एज बेसिकली लीथल थर्मल डेथ टाइम। अच्छा, दूसरा जो मेजर फैक्टर आता है हमारे पास, जो बेसिकली इफेक्ट कर रहा होता है हीट प्रोसेसिंग ऑफ फूड्स को, वो जनाब है हीट पेनिट्रेशन थ्रू कंटेनर्स एंड कंटेंट्स। राइट, सो जो फूड्स की हीट प्रोसेसिंग है वो इस चीज पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है कि हमारे जो फूड्स हैं, हमारे कैंस हैं, या जो कैंस के अंदर फूड कंटेंट्स हैं, उनके थ्रू हीट किस तरह से पेनिट्रेट हो रही है, और हीट किस तरह से पास हो रही है फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, और वो फिर फर्दर डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स क्या हैं जी? सबसे पहले नेचर एंड साइज ऑफ कंटेनर। अच्छा, कन्वेंशनली अगर हम जो कैनिंग में मटेरियल यूज करें, अगर वो ग्लास है या टिन है, वो जो हम, और ये दो मटेरियल्स हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज भी कर रहे होते हैं। सो अगर तो वो ग्लास है, तो आपको पता है कि ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और ग्लास के अंदर अगर हम फूड को पैक करेंगे तो it will require a lot of time before we can actually destroy the microbial profile contained in it। ठीक है, compared to tin, is relatively a good conductor of heat compared to glass, और अगर हम टिन के अंदर फूड को पैक करें, कैन करें, तो वो हम relatively जल्दी उसकी हीटिंग हो जाएगी। अच्छा, फिर इसी तरह पाउच, जैसे ये कैचअप वैचअप पाउचेस में आजकल आती है, तो पाउचेस ऑल्सो टेक लेस टाइम। पाउच में भी रिलेटिवली हीट प्रोसेसिंग बेहतर होती है। फिर एल्यूमिनियम फॉइल की अगर हम बात करें, या प्लास्टिक्स की बात करें, या और जो फ्लेक्सिबल मटेरियल्स होते हैं, उनको भी हम ज़ाहिर पैकेजिंग में यूज़ कर रहे होते हैं। उनके लिए हम ये करते हैं कि उनसे भी हीट प्रॉपर्ली पास नहीं होती, तो उनके लिए हम करते ये हैं कि पहले हम उन कैंड कंटेंट्स को हीट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उन हीटेड कंटेंट्स को उन पाउचेस में, या जो भी फ्लेक्सिबल मटेरियल हम यूज करें उसके अंदर हम फिल करते हैं। ठीक है, अच्छा,
फिर इसी तरह से हमने कहा साइज ऑफ कंटेनर भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर कंटेनर का साइज बड़ा होगा तो उतना ही ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा उनको हीट प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है हीट ने आउटसाइड से इनसाइड ट्रेवल करना है ना, तो जितना बड़ा साइज होगा कंटेनर का उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उनको उस कैन को, उस कंटेनर को हीट करने के। अच्छा, फिर इसी तरह काइंड एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फूड भी ज़ाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट फूड्स, तो उसके अंदर हम लिक्विड्स को भी, कंडेंस्ड मिल्क हो गया, फ्रूट जूसेस हो गए, उनको कैन करते हैं। सेमी सॉलिड फूड्स को कैन करते हैं, जैसे बेबी फूड्स हो गए, ये जो इन्फेंट फार्मूलाज हैं। फिर सॉलिड्स को भी हम कैन करते हैं, जो जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मीट्स, ये वाली सारी चीज़ें हैं। तो हर तरह का जो फूड है उसकी हीट प्रोसेसिंग काइंड ऑफ फूड्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, सॉलिड फूड्स को अगर हम बात करें तो उनको ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा हीट प्रोसेसिंग करने में कंपेयर टू अगर हम लिक्विड फूड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सॉलिड फूड जो है वो कॉम्पैक्टली पैक हुए हुए होते हैं, उनके अंदर से हीट को ट्रैवल करना मुश्किल होता है। लिक्विड्स अगर हैं तो लिक्विड्स के अंदर हीट ज़ाहिर है बड़ी, लिक्विड मीडियम ऐसा होता है कि वहाँ से हीट बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी के साथ मूव कर रही होती है और हीट प्रोसेसिंग हो रही होती है। अच्छा, फिर जनाब इसके अलावा जो टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, वो भी बड़ा मैटर कर रहा होता है, क्योंकि आइडियली हम ये चाहते हैं कि जो भी हम फूड को हीट कर रहे हैं इट शुड रीच यूनिफॉर्मली और इवनली टू ऑल द कंटेंट्स ऑफ द कैंड प्रोडक्ट। तो उसके लिए फिर टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इक्विपमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एजिटेटिंग रिटॉर्ट्स आर मोर एफिशिएंट देन स्टिल टाइप्स इन अचीविंग द सेम गोल। यानी कि एजिटेट करना क्या होता है, बहुत अच्छे से शेक करना। सो ऐसे इक्विपमेंट जिसके अंदर हम फूड को साथ में शेक भी कर रहे होते हैं, उनके अंदर हीट प्रोसेसिंग करना बड़ा आसान होता है कंपेयर टू ऐसे इक्विपमेंट्स जो स्टिल होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो ठीक है जी, हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं 15 मिनट्स का। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर फर्दर इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ओके जी, सो रिज्यूम करते हैं हम जहाँ से ब्रेक ली थी। ओके राइट, सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेसिंग मेथड्स एंड इक्विपमेंट। सो ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू मेथड्स व्हिच वी यूज फॉर हीट प्रोसेसिंग कमर्शियली। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं जी? एक हम एसेप्टिक कैनिंग करते हैं और दूसरा हम कन्वेंशनल कैनिंग करते हैं। एसेप्टिक कैनिंग के अंदर फूड को पहले हम हीट प्रोसेसिंग से गुजारते हैं और फिर हम उसको फिल करते हैं या उसको पैकेज करते हैं इनटू स्टेराइल कंटेनर्स या कैन्स। ठीक है, स्टेराइल मींस जिनके अंदर फ्री ऑफ माइक्रोबियल लोड जो होते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो मेथड है नॉर्मली HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के अंदर यूज होता है। और इसके अंदर ज़्यादातर जो फूड्स हम यूज़ करते हैं वो फ्रूट बेस्ड, या तो बेवरेजेस या फिर लिक्विड मिल्क, या फिर ज़्यादातर कोई और लिक्विड जो फ्रूट्स हैं उनको हम लिक्विड जो फूड्स हैं उनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारी कन्वेंशनल कैनिंग है, उसके अंदर हम फूड को पहले कंटेनर में फिल करते हैं, फिर उसकी हर्मेटिक सीलिंग करते हैं, एयर टाइट जो सीलिंग है वो करते हैं, और फिर उस कैन की बेसिकली हीटिंग कर रहे होते हैं। तो दोनों में जो डिफरेंस है बहुत ऑब्वियस और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना है। एसेप्टिक कैनिंग में हम पहले फूड को हीट प्रोसेस करते हैं और फिर उसको कैन में डालते हैं। ठीक है, और कन्वेंशनल कैनिंग में हम पहले फूड को कैन में डालते हैं और फिर उस कैन की हम हीटिंग कर रहे होते हैं। और जो कन्वेंशनल कैनिंग है उसके लिए हम 3-4 डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट यूज कर रहे होते हैं। वी यूज ओपन कुकर्स, फिर रिटॉर्ट्स हम यूज करते हैं, फिर हाइड्रोस्टैटिक कुकर्स एंड कूलर्स यूज करते हैं, एंड इसी तरह से फिर डायरेक्ट फ्लेम स्टेरिलाइजर यूज करते हैं। अच्छा, ओपन कुकर्स को हम यूज करते हैं फॉर हीट प्रोसेसिंग ऑफ एसिड एंड हाई एसिड फूड्स। सो जिस तरह से घर में एक हमारे पास जिस शेप का
कुकर होता है, उसी तरह से ओपन कुकर्स होते हैं, मेटालिक होते हैं नेचर में, ठीक है। सो उनके अंदर वी हैव टैंक ऑफ अप्रोप्रिएट साइज जिसको हम वाटर के साथ फिल करते हैं, ठीक है। और उस वाटर का जो टेम्परेचर है उसको हम बॉइलिंग के ऊपर मेंटेन कर रहे होते हैं, कोल गैस इलेक्ट्रिसिटी जो भी अकॉर्डिंगली, जहाँ पे जिस इंडस्ट्री में हम काम करें वहाँ पे जो भी सोर्स है हमारा हीट का, उसके थ्रू हम, या फिर स्टीम जेट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिर ओपन कुकर्स में भी एजिटेटिंग भी होते हैं और स्टिल भी होते हैं। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि एजिटेटिंग वंस होते हैं, दे आर मोर इफेक्टिव, उनके अंदर हीट प्रोसेसिंग ज़्यादा आसानी से होती है। फिर जनाब रिटॉर्ट्स वो वाले प्रेशर कुकर्स होते हैं जिनके अंदर हम फूड्स को प्रोसेस करते हैं वाटर के अंदर एट हाई टेम्परेचर्स, और वो हाई टेम्परेचर किससे हाई होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं उससे ज़्यादा वो हाई होता है, ठीक है। रिटॉर्ट्स नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ओपन कुकर्स, जैसे हमने कहा हाई एसिड फूड्स के लिए यूज़ करते हैं। रिटॉर्ट्स को हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं लो या मीडियम एसिड फूड्स के लिए, जिनको हम मेटल या फिर ग्लास कंटेनर्स के अंदर पैक कर रहे होते हैं, सील कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जो रिटॉर्ट्स की एफिशिएंसी है उसको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय एजिटेटिंग देम, और उसकी यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि जी अगर हम इवेपोरेटेड मिल्क अगर हम लें और स्टिल रिटॉर्ट अगर हम यूज करें तो हमें 115.6 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 18 मिनट्स। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम एजिटेटिंग रिटॉर्ट लें तो उसको हमें इवेपोरेटेड मिल्क को उसके अंदर हमें सिर्फ 93.3 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना होगा और टाइम रिक्वायर्ड सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 2.25 मिनट्स, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन दिया हुआ है इवेपोरेटेड मिल्क का कि अगर हम वही एजिटेटिंग रिटॉर्ट्स यूज करें तो हमारा टाइम भी बहुत कम हो जाएगा और हमें टेम्परेचर भी कम देना पड़ेगा, और अगर हम स्टिल यूज करें तो उसमें हमारा टाइम भी ज्यादा लगेगा और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अच्छा, और इसके अंदर बेटा आप सिर्फ जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली जाहिर है जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि रेवेन्यू आप मैक्सिमाइज कर सकें। तो इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि ओके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल आपका किस केस में बेहतर इंटैक्ट रह रहा है, बल्कि इसके अंदर कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा फिर बच रही होती है। मिसाल के तौर पे ऑब्वियसली अगर आप एक फूड को आधे घंटे तक हीट करते हैं, लेट से 30 मिनट्स तक, तो आपको उतनी ही स्टीम चाहिए होगी या उतनी ही हीट चाहिए होगी, वो फिर जो भी इक्विपमेंट के थ्रू आप दे रहे हैं, फर्नेस है या कुकर है या रिटॉर्ट है जो भी है, या उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपने उसको कनेक्ट किया हुआ, तो वो पर मिनट कॉस्ट आप इमेजिन करो कि कितनी बढ़ती जाएगी। और जाहिर है जितना ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो भी आपको हो सकता है एक फर्नेस या एक जो हमारा इक्विपमेंट है हीटिंग के लिए यूज करे, एक से काम ना चले, हमें दो ऑन करने पड़े जस्ट बिकॉज कि हमने ज्यादा हीट देनी है, ज्यादा टेम्परेचर तक लेके जाना है। तो एक तो हम लेंथ ज्यादा लगा रहे हैं और दूसरा हमारा इक्विपमेंट भी ज्यादा लग रहा है। मतलब बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, घर में अगर किचन में दो चूल्हे जल रहे हैं और 2 घंटे के लिए जल रहे हैं तो जाहिर है वो ज्यादा गैस का बिल आएगा, और अगर एक चूल्हा जल रहा है 15 मिनट के लिए जल रहा है तो कम गैस का बिल आएगा। बस एज सिंपल एज दैट, इतनी सादा सी बात है। तो इंडस्ट्रीज में और जाहिर है ये तो सिर्फ एक घर की हम बात कर रहे हैं ना, जब इंडस्ट्रियल लेवल पे फूड प्रोसेसिंग हो रही है तो आई मीन टन्स ऑफ केजेस हम उसके अंदर प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई जब आप पर मिनट कॉस्ट निकालते हो तो वो तो हजारों रुपए आपके बच रहे होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाला फैक्टर भी आ जाता है। फिर थर्ड नंबर पे हाइड्रोस्टैटिक कुकर बेसिकली एंड कूलर। सो बेसिकली ये एक स्टिल रिटॉर्ट होता है जिसके अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हम स्टीम पास कर रहे होते हैं, उसमें से फूड गुजर रहा होता है, ठीक है। और फिर लास्टली डायरेक्ट फ्लेम स्टेरिलाइजेशन आ जाती है, जिसके अंदर हम कैंस को या टिन्स को
डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर स्टरलाइज कर रहे होते हैं, और उसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ वेरी वेरी हाई, कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब। ठीक है, लेकिन इसकी कोई इतनी एप्लीकेशन नहीं है। प्रॉब्ली उसकी रीज़न ये है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड है, ज़ाहिर है उसको जनरेट करने के लिए उतने ही रिसोर्सेज और उतनी ही कॉस्ट भी लग रही है। अच्छा जी, फिर जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ऑब्वियसली हीटिंग के बाद, वो है कूलिंग। सो ड्यूरिंग हीट प्रोसेसिंग ज़ाहिर है हम जो फूड कंटेंट्स हैं कैन के अंदर, हम उनको 100 डिग्री सेल्सियस या उससे भी इवन ज़्यादा लेके जा रहे हैं। अगर इस टेम्परेचर के ऊपर फूड कंटेंट्स को बहुत देर तक हम पड़ा रहने दें तो जाहिर है जो हीट एनर्जी है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को डैमेज कर देगी, और इस न्यूट्रिएंट लॉस को, न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम कैंस को हमें कूल करना होता है। और कूल कहाँ तक हम करते हैं? 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये टेम्परेचर क्या तुक है 43 डिग्री सेल्सियस, यानी ये बाय फार रिसर्च करके हमने वो टेम्परेचर आइडेंटिफाई किया हुआ है जहां पे अगर हम फूड को ले आते हैं तो कूल होने के बाद जो कैन हैं वो अपनी ही इंटरनल हीट से खुद से ड्राई हो रहे होते हैं। ठीक है, और अगर कैन्स ड्राई नहीं होंगे तो नुकसान क्या होगा? कैन्स की रस्टिंग हो सकती है, जंग लग सकता है ना। ज़ाहिर मॉइस्चर जो है वो कैन्स के आउटसाइड एक्सटर्नल सर्फेसेस पे लगा रह जाएगा। अच्छा जी, सो कूलिंग के लिए अगर स्मॉल स्केल पे हम बात करें हैं तो हम कोल्ड वाटर का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कंटेनर्स को हम गुजारते हैं थ्रू अ टैंक ऑफ रनिंग कोल्ड वाटर, और वहां पे हम उनको एक्सपोज कर रहे होते हैं सर्कुलेटिंग एयर के साथ, सो दैट वो अच्छे से कूल हो जाए। फिर सेकंड लास्ट स्टेप के अंदर लेबलिंग। जितने भी आपको पता है बेटे, आजकल जो मॉडर्न कैन्स या टेंट फूड्स आप देखते हो उन सब के अंदर प्रिंटेड कैन बॉडी होती है, यानी लेबल लेके उसको लगाया नहीं जाता, बल्कि कैन के ऊपर एनग्रॉस्ड होता है जो लेबल होता है। ठीक है, कुछ ऐसी भी हैं इंडस्ट्रीज जो लेबल को अलहदा से प्रिंट करके उसके ऊपर पेस्ट भी खैर करती हैं, बट ज्यादातर आपको आजकल जो नजर आते हैं वो प्रिंटेड नजर आते हैं। ठीक है, सो वंस हम कैन्स को हीट प्रोसेस कर लेते हैं, कूल कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद उनको हम लेबल करते हैं। ठीक है, और लेबलिंग के लिए भी ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के, तो फैक्ट्री वर्कर्स आजकल मॉडर्न जो फूड इंडस्ट्रीज हैं तो फैक्ट्री वर्कर्स बैठ के, तो उनको किसी ने यूहो या वो कोई गम पकड़ी हुई है और वो उससे लगा रहा है। लेबलिंग के लिए भी ऑटोमेटेड मशीन होती है। ठीक है, तो वो वहां से वो लेबल मशीन खुद से पिक करती जाती है और हर कैन के ऊपर, हर टिन के ऊपर वो लेबल लगाती जाती है। लास्ट फिर जो हमारा स्टेप है दैट इज स्टोरिंग एंड पैकिंग। सो स्टोरिंग एंड पैकिंग के अंदर बेसिकली ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आफ्टर वी हैव डन सो मेनी प्रोसेसेस विद द फूड, we don't really want to spoil the product at the very last step by just doing a simple mistake. ठीक है, अच्छा, ऑल्दो हमने कैंड फूड्स की हीट प्रोसेसिंग की है स्पॉइलेज से, जिसकी वजह से वो बच जाता है, केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, स्टिल अगर हम प्रोडक्ट को स्टोर प्रॉपरली ना करें तो भी वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ बड़ी आसानी से हो जाती है। ठीक है, सो अगर हम कैंड फूड्स का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो, उनको वहां पे स्टोर हम रखें, तो वहां पे बैक्टीरियल स्पोर्स की ग्रोथ हो सकती है। और अगर हम इसको पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन क्या है कि हमारे जो वेयर हाउसेज हैं, जो गोडाउन्स हैं हमारे, वहां पे तो समर मंथ्स में 37 डिग्री सेल्सियस तो भाई कोई मसला ही नहीं है। 37 क्या, 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ होता है, बड़ा नॉर्मल है, बड़ा कॉमन है। पाकिस्तान के जो एक्सट्रीम जो समर मंथ्स होते हैं, मे बी मई, जून, जुलाई, इवन फॉर दैट मैटर अगस्त सितंबर तक, तो विच मीन्स कि अगर हमने
सारा कुछ स्टेप नंबर 9 तक बड़ा ठीक, बड़ा अच्छे से भी किया है। सो इवन देन उसके बाद हमारा स्टोरेज के ऊपर जाके माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है और हमारी सारी की सारी प्रोडक्ट स्पॉइल हो सकती है। तो इस वजह से रिकमेंडेड ये है कि जब हमने सब कुछ कर लिया है तो हम कैंड फूड्स को स्टोर भी कूल ड्राई प्लेस के ऊपर करें, चाहे वो वेयर हाउस के अंदर है या वो वेयर हाउस के बाहर है। अगर स्टोरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट में, तो फिर हमने जो उसकी हीट प्रोसेसिंग है वो एंटिसिपेट करते हुए, यानी कि प्रिडिक्ट करते हुए हीट प्रोसेसिंग टेम्परेचर ही हमने उसका ज़्यादा रखना है, सो दैट मैक्सिमम पॉसिबल माइक्रोबियल लोड और जो स्पोर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, सो दैट इन केस अगर हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड भी करता है स्टोरिंग के टाइम, तो कोई स्पोर्स वगैरह मौजूद ही ना हो वहां पे जो जिनकी वजह से उनकी जर्मिनेशन हो सके और हमारा फूड स्पॉइल हो सके। तो अगर हम ये करेंगे तो फिर हमारे जो कैन्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ लॉन्गर होगी और हमारा जो प्रॉफिट्स ज़ाहिर है हम बेहतर फेच कर सकेंगे। हाँ ये ज़रूर है ऑब्वियसली न्यूट्रिशनली स्पीकिंग के फिर अब पाकिस्तान में तो टेम्परेचर आपको पता है, जैसे हम बार बार अभी डिस्कस करें, समर मंथ्स में ज्यादा तो होना ही है, 37 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा ही होता है, विच मीन्स कि अगर हम पाकिस्तान में प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वो हम नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हीट प्रोसेसिंग करेंगे। अब उसके अंदर फिर ये ऑब्वियस है कि जितना हम ज्यादा हीट प्रोसेस करेंगे, न्यूट्रिएंट डैमेज या न्यूट्रिएंट लॉस भी उतना ही ज्यादा होगा। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो वो फिर वही बात है कि ये एक और डिबेट है बेटे, ये एक हमारी न्यूट्रिशन की डिबेट है। क्या एज डाइटिशियन हम इस डिबेट को कर सकते हैं कि फिर वही बात आ जाती है कि क्या प्रोसेस्ड फूड, क्या कैंड फूड, क्या टिन्ड फूड, क्या आजकल जो रेडी टू ईट फूड, रेडी टू ड्रिंक फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये तमाम किस्म की वैरायटीज हमें बहुत आसानी से अवेलेबल हैं और आई मीन कॉस्ट भी कोई अब ऐसी अनअफोर्डेबल नहीं है, बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो क्या ये न्यूट्रिशनली स्पीकिंग अच्छी ऑप्शन है या नहीं है, ये फिर एक बिल्कुल सेपरेट डिबेट। और फिर इसी तरह से लास्टली ये है कि अगर आपने दूर किसी जगहों के ऊपर डिफरेंट सिटीज में या इवन अक्रॉस कंट्रीज अगर आपने एक्सपोर्ट करने हैं कैंड फूड्स, तो उनको फिर आप पैक करते हैं प्रॉपर साइज के जो कार्टन होते हैं और फिर आप उनको मूव कर रहे हैं। So this is all about use of high temperature for food processing and preservation. Next inshallah जो बेटा हम topic करेंगे that will be use of low temperature, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। मैं आपकी फिर अटेंडेंस भी ले लेता हूँ।